हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नू स्टडी पॉइंट और मैं हूं मोनिका। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए बीपीएससी 108 भारत में लोक नीति और प्रशासन, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। तो हम इसका यूनिट 1 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो कि ब्लॉक 1 से रिलेटेड है। लोक नीति, परिभाषा, प्रकृति, महत्व और प्रकार। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लोक नीति है क्या। तो कोई नया वर्ड नहीं है, आप लोगों ने पहले बहुत सुना होगा, जन कल्याण बहुत ज्यादा फेमस है ना, लोगों का कल्याण। तो यहाँ पे जन का मतलब भी तो लोग ही हैं, तो लोग को यानी कि लोगों के लिए बनाई गई नीति। तो लोक नीति अथवा या सार्वजनिक नीति भी हम इसको कह सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी भी कह सकते हैं। वह नीति है जिसके अनुसार राज्य के प्रशासनिक कार्यपालक अपना कार्य करते हैं। जो भी हमारे देश को चलाने के लिए जो भी कार्यपालक है, यानी कि जो भी कार्य करने वाला है, वो अपने अपने कार्य किसके हिसाब से करते हैं? नीतियों के हिसाब से करते हैं। कानून बनाना, अध्यादेश देना, न्यायालय के निर्णय लेना, कार्यकारी आदेश देना, कोई भी काम, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम किसी न किसी नीति के आधार पर चलता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है जन कल्याण करना, लोगों के लिए कल्याण करना। लोक नीति वह है जो सरकार वास्तव में करने का निश्चय करती है अथवा करना चाहती है। वो हर कोई काम जो सरकार लोगों के भले के लिए करना चाहती हो, वो एक लोक नीति कहलाती है। लोक नीति वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पर अधिक केंद्रित होती है। अब आप खुद ही सोचो, आपको कोई रूल बनाना है तो आप आज को देखकर बनाओगे कि ये देख के बनाओगे कि आने वाले टाइम पे भी काम करेगा कि नहीं करेगा? तो यानी कि ये भविष्य पे ज्यादा केंद्रित होती है, ना कि वर्तमान पे। अब फटाफट देखते हैं नीति के प्रकार। अब नीतियां जो होती हैं, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो ये ना काफी सारे समाजशास्त्रियों ने अलग अलग बात की गई है, तो आप इसके ऊपर देखना, याद हो जाएगा। लोक का मतलब होता है विचार, है ना। लोक के विचार की तरह इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। अब जिसकी लोक नीति जो है उसको एकदम आप क्लैरिफाई कंप्लीट नहीं कर सकते कि लोक नीति का मतलब सिर्फ यही होता है। कानून जो बनाते हैं वो काफी सारे अच्छे के लिए बनाते हैं, काफी सारे बुरे के लिए भी बनाते हैं। अब पहले जो राजा वगैरह हुआ करते थे, वो हर कानून तो अच्छा नहीं बनाते थे ना। अब जो जजिया कर लगाया जाता था, आप लोगों ने सुना होगा जजिया कर के बारे में। जो लोग मुसलमान नहीं थे उनको एक कर देना पड़ता था, एक टैक्स देना पड़ता था। तो क्या ये लोगों के कल्याण के लिए था कि उनके शोषण के लिए था? ऐसे कुछ नियम कानून भी बनाए गए हैं जो कि शोषण करते थे लोगों के लिए। लेकिन आजकल जो संविधान बन रहे हैं, इनके अंदर हमेशा न्याय की बात होती है, तो वो एकदम क्लियर नहीं कह सकते। वैसे ही ना नीति के विचार के बारे में भी क्लियर नहीं कह सकते हैं। अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग बातें कही हैं। जैसे कि नीति जो होती है कार्य के लिए मार्गदर्शन करती है, ये हमें रास्ता बताती है कि ये क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। सिद्धांत या फिर एक नियम आप मान सकते हो कि रूल है, फॉलो तो करने पड़ेंगे। कार्य की सुप्रयोजन की दिशा या विषय के लिए। अब जो भी आप कार्य कर रहे हो अपने देश में अपने लोगों के लिए, तो वो कार्य कैसा हो रहा है ना, उस कार्य में कितना काम अच्छे से हो रहा है, कितना काम अच्छे से नहीं हो रहा है, ये भी डिसाइड करता है। निश्चित निर्णय की अभिव्यक्ति। एक अच्छा निर्णय लेने के लिए आपको नीति का भी तो पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई कहता है कि इस चीज का फैसला सुनाइए, तो आपको उसका आधार पता होना चाहिए। क्या हमारी नीतियां कहती हैं, क्या इन लोगों की गलती है, क्या ठीक है क्या नहीं है। सरकार के कार्य भी, जितने भी काम है सरकार के, वो नीति के विचार पर ही आधारित है। अब हम देखते हैं कि हेनरी ने और डाई ने इनके बारे में क्या कहा। बहुत इजी डेफिनेशन मैंने निकाली है जो कि आपको पढ़ते याद हो जाएगी। हेनरी के अनुसार सरकार के द्वारा अपनाए गए और लागू किए गए कार्य विधि का नाम नीति है। इससे इजी और क्या मिलेगा आपको? बिल्कुल इजी सी निकाल दी मैंने। डाई के अनुसार लोक नीति सरकार के द्वारा निश्चित की गई प्रक्रिया है कि उसे क्या करना है ना, और उससे क्या नहीं करना है, ये कहलाता है हमारा नीति। तो ये आई होप बहुत इजी है, 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं लोक नीति की प्रकृति क्या है। तो लोक नीति की प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है। अब कोई भी नीति थोड़ा ना बना देगा, आप चलते फिरते नीतियां बनाते हुए जा रहे हो, हर कोई थोड़ा फॉलो करेगा। तो आपको एक लेवल पे जाके, है ना, किसी न किसी संगठन में जुड़ के 10 लोगों की राय लेकर उनको राजी करवा के अपनी नीति से तब जाके लागू होती है वो। तो ये सरकार के द्वारा की जाती है, सरकारी भी हो सकती है और गैर सरकारी भी हो सकती है।
जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सरकारी नीतियां ही लेते हैं। एक नीति किसी भी प्रकार की हो सकती है, जिसकी सामान्य या विशिष्ट, सामान्य भी हो सकती है, कुछ अलग टाइप की भी हो सकती है, व्यापक या संकुचित, बहुत ज्यादा फैली हुई, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन्ड वाली भी हो सकती है और बहुत ज्यादा कम एक्सप्लेन वाली भी हो सकती है, सरल अथवा जटिल, आसान सी भी हो सकती है, कठिन भी हो सकती है, सार्वजनिक या निजी, पर्सनल प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है, गुणात्मक या मात्रात्मक, नापी भी जा सकती है और मापतोल नहीं भी की जा सकती है। वो तो इस पर डिपेंड करता है कि नीति कैसी है। लोक नीति को समझना एक कला और एक कौशल है, एक स्किल है, ये एक आर्ट है कोई सी भी नीति को समझना। एक कला कैसे है? कला इसलिए है क्योंकि सामाजिक समस्याओं की पहचान के लिए अंतर्दृष्टि और रचनात्मक होती है। आप कोई भी चीज को तब समझ पाते हो जब आपके अंदर एक थिंकिंग होती है, आप उस चीज को समझ पाते हो, एक क्रिएटिविटी होती है। ये जीवन को नष्ट भी बना सकती है और बेहतर भी कर सकती है। आपने देखा होगा पहले की नीतियों के बारे में, कुछ नीतियों ने अपने साम्राज्य को कितना ऊंचा बना दिया था, कितना उठा दिया था, जबकि कुछ साम्राज्य एकदम बर्बाद हो गए थे। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि नीति किस टाइप की थी। कौशल इसलिए होना चाहिए क्योंकि कार्य पूरा करने के लिए सामाजिक विज्ञान की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अब कौशल क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोई भी स्किल को समझने के लिए ना आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, और जब तक आपके अंदर स्किल नहीं है आप पढ़कर भी नहीं समझ पाओगे। पूरा उसका सामाजिक विज्ञान की जानकारी होगी, कोई स्किल होगी, जब भी आप उस नीति को बना के लागू करवा पाएंगे, है ना। महत्वपूर्ण नीतियों को सहजता से बनाया जाता है, बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्वक, जल्दीबाजी में कोई भी नीति नहीं बनाई जाती है। जैसे कानून, नियम, विनियम या योजना, ये सारी की सारी नीतियां बहुत ठंडे दिमाग से बैठ के सोच के बनाई गई होती हैं। अब हम देखते हैं लोक नीति का महत्व और भूमिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो देखते हैं फटाफट। मैंने बहुत ज्यादा इसको छोटा करके लिखा है, एकदम समअप करके लिखा है, आप इसको अच्छे से लिखना। यह सरकार के कार्य एवं गतिविधि का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब लोक नीति है, ये लोक नीति के बिना कोई कार्य कैसे हो सकता है सरकार का? तो सारे कार्य है, जितने भी एक्टिविटीज होती है, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यह समाज के घरेलू जीवन की सेवा में कार्य करते हैं। जो भी नीति बनती है ना, वो समाज में लोगों के किसी न किसी काम में जरूर आती है या फिर उसको अफेक्ट जरूर करती है। तो हम लोगों को लोक नीति पढ़नी चाहिए, है ना। कोई भी इंसान लोक नीति क्यों पढ़े, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कारण दे रखे हैं, तो ये देखते हैं अब एक एक करके हम। तो सबसे पहला है सैद्धांतिक और वैज्ञानिक कारक, कि एक सैद्धांतिक और वैज्ञानिक कारक है कि हमें लोक नीति पढ़नी चाहिए। लोक नीति को आप निर्भरता का रूप मान सकते हैं, इसे स्वतंत्रता के रूप में स्वीकार करते हैं। अब जो लोक नीति है ना, लोक नीति बना तो हमें नीति पर निर्भर रही है, लेकिन जो नीति लागू होने के बाद में स्वतंत्रता का भाव जरूर देती है। कैसे? अब कोई भी नियम बना है, हम उस नियम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं, हम उस पर बिल्कुल आश्रित हैं, निर्भर हैं, लेकिन वो हमें एक स्वतंत्रता भी तो दे रही है। अब आप लोग सोचो, स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें मिला हुआ है, वो एक अधिकार हमें किसके थ्रू मिला हुआ है? संविधान के थ्रू। हम संविधान पे बेशक डिपेंडेड हैं, लेकिन एक्चुअली में तो वो हमें स्वतंत्रता दे रहा है ना, वरना कोई भी हमारी आजादी कभी भी छीन ले। तो वो आश्रित होकर भी स्वतंत्रता का रूप है। अब उदाहरण देखते हैं, औद्योगिकरण नीति, पर्यावरण संरक्षण के लिए नीति। ये नीतियां बनाई तो ऐसी जाती है कि इस पे डिपेंड होती कई चीजें, लेकिन ये एक क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल को जन्म देती हैं। सेकंड हम देखते हैं राजनीति और प्रशासनिक कारण। अब राजनीतिक कारण भी होते हैं विकल्पों को उन्नत करने के लिए। अब आप लोग देखो, जब कोई नई सरकार वगैरह आती है, या फिर ये कह सकते हो वोटिंग का टाइम होता है, तो उस टाइम पे सारी सरकारें, जितनी भी पार्टियां हैं ना, वो अपनी अपनी नीतियां गिनवाने लगती हैं। हमें वोट दीजिए, हम जीतने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे। तो वो क्या कर रही है? नीतियां तो गिनवा रही है। जिनकी नीतियां हमें पसंद आती है हम उसको वोट दे देते हैं, जबकि हमें ऐसा बातें सुन के नहीं करना चाहिए, उनके कार्य को विश्लेषण करना चाहिए, उसके काम को ऑब्जर्व करना चाहिए। नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सुधारने के लिए शक्तिशाली दृष्टिकोण का प्रस्तुतिकरण। अब आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था जो सुधारने के लिए, समाज में रहते हो तो आर्थिक जरूरतें भी होंगी, सामाजिक जरूरतें भी होंगी, तो सबको कैसे सुधारना है? तो समाज कल्याण और आर्थिक विकास के लिए हमें नीतियां जरूर चाहिए। नीतियों के बिना कैसे समाज चलेगा? कैसे सब लोग एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, इंडिपेंडेंट होकर रहेंगे? कैसे कार्य चलेगा?
अब वन अधिकार अधिनियम वगैरह हो गए, ये सब जो करे गए थे ना, ये समाज को सुधारने के लिए करे गए थे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे काफी सारे और भी लिख रखे मैंने, राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति नीति। अब जो बूढ़े लोग होते थे उनके बच्चे क्या करते थे, शादी के बाद उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, घर से निकाल देते थे, काफी सारी दिक्कतें हो रही थी। तो उनसे रिलेटेड 1999 में ये नियम बनाए गए। दहेज उन्मूलन अधिनियम, दहेज के लिए लड़कियों को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, तो ये 2006 में बने नियम, नए नए नियम बने। घरेलू हिंसा 2005 में इसका बना था। घरेलू हिंसा एक कह सकते हैं करंट में बहुत बड़ा टॉपिक हो रखा है इस टाइम पे। जहाँ लड़ाई होती है वहां मर्डर हो जाते हैं, मारा पीटी होती रहती है, बच्चों पे कितना बुरा बिहेव हो रहा होता है, कितना बुरा असर हो रहा होता है। वो बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया तक नहीं देखी है, वो घर में कितना कुछ सह रहे होते हैं, है ना। तो इन सब के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई गई हैं। बाल यौन अपराध निरोध अधिनियम, अब छोटे छोटे बच्चों का शोषण हो जाता है, बच्चियों का शोषण हो जाता है, इसके खिलाफ अधिनियम बना 2012 में। फिलहाल में जो 12 साल की एक लड़की थी, उसके बलात्कार के केस में बलात्कारी को, अपराधी को मृत्यु दंड मिला। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है ना। नीति तो बनाई गई है, लेकिन वो नीति डिपेंड किस पे कर रही है, वो वर्ड देखिए आप, वो सिचुएशन देखिए आप। अब क्या किसी को जान लेने का अधिकार तो नहीं है हमें, लेकिन अगर वो ऐसे काम करेगा, वो दूसरों की जान ले लेगा, तो क्या उसको मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए? यह राष्ट्रीय अखंडता बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर एक इंसान को लगेगा ना कि मुझे न्याय नहीं मिला, वो इतना समाज के अंदर बुरा व्यवहार करने लगेगा, इतनी आक्रामकता फैला सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो चाहिए भाई, नीति कानून तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अब हम देखते हैं भविष्य निर्माण के साधन। जो भी नियम पहले बनता है वो बाद का सोचकर बनता है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो यही कहता है भविष्य निर्माण के साधन, लोक नीतियां पहले हमें पढ़नी चाहिए पुरानी वाली, फिर हमें नई बनानी चाहिए जो कि आने वाले भविष्य के लिए काम करे। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, नीति के प्रकार। इस चैप्टर में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आप देख लेना, एक दो बार याद हो जाएगा। तो नीति के प्रकार में पहला प्रकार आता है वितरणात्मक नीतियां। वर्ड देख के डरना नहीं है। वितरण का मतलब ही क्या होता है, अलग अलग करना, है ना, बांटना। तो ऐसी नीतियां जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि दया बांट रही हो, प्यार बांट रही हो, किसी इंसान को आगे लाने की कोशिश कर रही हो, जो इंसान पिछड़ गया उसका हाथ पकड़ के आगे लाने की कोशिश कर रही हो। तो विशेष हित समूह के लिए है ये लाभ। कोई ऐसा विशेष समूह जो कि बहुत पिछड़ गया था, उसको वापस से नॉर्मल जगह पे लाने के लिए है, जिसकी खाद्य राहत, छात्रवृत्तियां, है ना, छोटे बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलती है ना स्कूलों के अंदर 12th तक के लिए। तो वहां पे क्या होता है, ये नीतियां वगैरह, SC ST को पैसे मिलना, अलग से छात्रवृत्तियां, स्कॉलरशिप्स मिलना, ये वितरणात्मक नीतियां ही तो हैं। विधवा पेंशन मिलना, अब वो उनको कह सकते हैं ना एक तरीके से, ऐसी नीतियां वितरणात्मक नीतियां। इसके अलावा है पुनर्वितरणात्मक नीतियां। पुनर् का मतलब क्या होता है, दोबारा, यानी नीतियों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना, संपत्ति, नागरिक अधिकार, सामाजिक वर्ग, जाति समूह, कुछ भी हो जोड़ तोड़ के उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करना। एग्जाम्पल है 1966 में जो विकलांग अधिनियम है, अब उसके साथ पुनर्वास के क्षेत्रों को भी या पुनर्वास के पक्षों को भी जोड़ा गया है कि पुनर्वास उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नागरिक अधिकार 1955, इसके अंदर अब क्या ऐड कर दिया गया, अस्पृश्यता कहते हैं छुआछूत को, जो भी छुआछूत मानते हैं, है ना, ऐसे अस्पृश्यता को मानते हैं, उसके व्यवहार पर भी उनको सजा दी जा सकती है। तो ये बाद में ऐड हुआ है। थर्ड है इसका विनियात्मक नीतियां। अब विनियात्मक का मतलब क्या होता है, व्यवसाय से जुड़ी ऐसी नीतियां जो व्यवसाय से जुड़ी होती हैं, इसकी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड, CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारी कह सकते हैं नीतियां हैं जो कि किससे जुड़ी हुई हैं, व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। अब हम देखते हैं इसके लास्ट जो 3 पॉइंट बचे हुए हैं। तो फर्स्ट है इसमें, सॉरी फोर्थ है अब संवैधानिक नीति मुद्दे। अब संवैधानिक नीति मुद्दे के बाद में ऐड हुआ है, स्टार्टिंग में नहीं था। 1972 में नया प्रकार जुड़ा था, जो कि संवैधानिक नीति मुद्दे वगैरह इन सबका दोबारा बनाना, नया बनाना, इनसे रिलेटेड थे।
संविधान के अंदर कोई बदलाव करने से रिलेटेड। विरोध नीति मुद्दे, अब विरोध का मतलब क्या होता है, किसी चीज का विरोध करना। ऐसे मुद्दे जो कि विरोध करते थे नीतियों में और कोई नई व्यवस्था बनाते थे, वो थे हमारे विरोध नीति मुद्दे। आप लोग सोचिए, आपने कोई कानून बनाया, आपने जितना सोच सकते थे, अपने थिंकिंग लगा सकते थे, वो तो लगा चुके ना, खत्म हो गया। अब अगर उसमें कुछ कमी निकल जाए तो आप बाद में पछताओगे कि मैंने ये वक्त तो सोचा ही नहीं था। इसलिए कोई भी नीति बनाने से पहले काफी सारे लोगों को वो पढ़ाई जाती है। जब वो उस पर सहमत होते हैं ना, या अगर उन्हें कुछ कमी लग रही होती है तो उसको सुधार करवाते हैं, उसके बाद उसको लागू की जाती है। तो ये विरोध नीति मुद्दे होते हैं। सौदाबाजी की नीति मुद्दे, अब सौदाबाजी के अंदर, इसके तो नाम में ही लग रहा है सौदाबाजी होने वाली है। तो ऐसी नीतियां जो कि लागत और लाभ के आधार पर चुनी जाती हैं, कि इस पे कितना पैसा लगेगा और कितना हमें फायदा मिलेगा, तब इसका वर्गीकरण किया जाता है, ऐसी नीतियों को बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा लेसन 1 कंप्लीट होता है, अध्याय 1 ब्लॉक 1 का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसका सेकंड पार्ट के लिए थोड़े बहुत दिनों में आपको मिल जाएगी, ठीक है।